एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्शन कराना। तो आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया लाइक ईथेन, इथेन, उसकी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन की और CO2 वाटर जब तक काम बन जाए रिएक्शन प्रोसीड रखने की। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसे बैलेंस कर लेना है। कार्बन 1 था 1, हाइड्रोजन 4 थे तो 2 और यहाँ 2 ऑक्सीजन तो 4, उससे मल्टीप्लाई, ये बैलेंस। तो ध्यान क्या रखना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, जिसका आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ रहे हो उसकी बैलेंसिंग या उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोल आपको कंबस्ट करना है, एक से ज्यादा। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? इट इज द हीट इवॉल्व, हमेशा निकले, एब्जॉर्ब कभी नहीं होगी। कंबशन में हमेशा इवॉल्व आएगा। इट इज द एंथैल्पी या हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड, एक मोल, सिर्फ एक मोल, वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज रिएक्टेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। एयर मतलब भी मैक्सिमम ऑक्सीजन है दिस वन। कार्बन, अगर कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी कंपाउंड में कार्बन है तो CO2 तक जाना चाहिए, हाइड्रोजन है तो वाटर तक जानी चाहिए, और अगर नाइट्रोजन है तो NO2 तक जाना चाहिए, सल्फर है तो SO2 तक जाना चाहिए। मेनली ये 4 पे क्वेश्चन आएंगे। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में जो भी इनिशियल कंपाउंड दिया होगा वो यूजुअली इन्हीं से रिलेटेड होगा। इज इट क्लियर? बाकी अगर कोई और कंपाउंड है जब आएगा तो देख लेंगे, जैसे क्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बेटा क्या डेफिनेशन हो गई? इट इज द हीट, खाली इवॉल्व लिख लीजिए, हेडिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन डैश के लिख के, इट इज द हीट इवॉल्व, इट इज द हीट इवॉल्व when one mole of any compound, one mole of compound, one mole of compound is completely combusted. It is the heat evolved when one mole of compound is completely combusted in excess of air. Heat evolve होगी, one mole heat जलाएंगे, completely combusted हो जाना चाहिए, excess of air, that is carbon is converted into CO2, hydrogen converted into water, nitrogen converted into NO2 और sulfur converted into SO2। ये याद कर लीजिए, कौन किस में चेंज होगा ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन वाटर, नाइट्रोजन NO2, सल्फर SO2, ये S लिखा था, सॉरी ये S है, सल्फर SO2 और कार्बन CO2। क्या ये 4 वर्ड छोड़ दे, टफ लग रहा है, ठीक है? और क्या मतलब इतना ही देखो कहा गया है कि कार्बन इसमें चेंज होता है, हाइड्रोजन इसमें, नाइट्रोजन इसमें, ऐसे ना। तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इज इट क्लियर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब समझ में आया, एक मोल जलाना है और CO2 वाटर, ठीक है बच्चों? इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के दे देगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉमा, ठीक है ये कॉमन है, हाइड्रोजन, कार्बन, कोई और भी ले लेते हैं, या चलो मीथेन ले लिया, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन, इन तीन का उन्होंने कंबशन गिवन है। मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है -10 जूल, -20 जूल, -40 जूल की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है? फिर कहेगा कैलकुलेट या फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीट, तो कहेगा इनकी हेल्प से ये निकाल के दिखाए। इज इट क्लियर? तो यहाँ के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये आपको कैलकुलेट करनी है, इनकी हेल्प से करनी है, ये आपको गिवन है, ठीक है? यहाँ ये अब समझ में आया करना क्या होता है, बोलो, ठीक है? एक सेकंड बच्चों, चलो ठीक है। तो करना कैसे होता बेटा, ये है कैलकुलेट दिस, जो कैलकुलेट करना उसके इक्वेशन आप खुद लिखते हैं। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? वेरी गुड, मीथेन की फॉर्मेशन मतलब एक मोल बनना चाहिए, अपने एलिमेंट से बनना चाहिए, और यहाँ का डिटेल्स आपको निकालना, आया समझ? ये निकालना है, ये इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, फॉलोड बाय, उन्होंने ये तीन चीजें गिवन,
तो आपको इसकी भी इक्वेशन खुद बना के लिखनी पड़ेगी। क्या क्या लिखनी पड़ेगी? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर बनता है, और यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा। क्यों हाफ लगाया? क्योंकि हमें 1 मोल ही जलाना है, वाटर तक जलाना है, तो 1 मोल जलाने में ऑब्वियसली बैलेंसिंग के हिसाब से चलेंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन एक ही लानी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन भी आपको गिवन है, तो ये इक्वेशन आप लिखोगे और बेटा इसे लिखने के बाद ये बैलेंस भी करोगे। और ऐसे ही उन्होंने कहा कार्बन C+O2 CO2, तो ये तीन आपको वैल्यू गिवन होगी, उससे आपको ये वैल्यू निकालना। तरीका समझ में आया? ठीक है। और अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे चेंज करते हैं, कैसे निकालते हैं। वो बहुत सिंपल है, बट वो एक लॉ के थ्रू होता है, एसएस लॉ, तो उससे कर सकते हैं। डन? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे आए? मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताया है। एग्जाम में वो शॉर्ट फॉर्म में आता है ऐसे, और उसकी फुल फॉर्म यानी इक्वेशन आपको खुद लिखनी होगी। इज इट क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्लियर है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन? इक्वेशन लिख लोगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब होगा कि 1 मोल जलाइए, यानी रिएक्शन जो भी लिख देंगे उसमें 1 मोल जलाएंगे अप टू फाइनल स्टेट। ठीक है, मिटा दूंगा इसे। इसके न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा, ये न्यूमेरिकल तो दोबारा आएगा ही, कैसे आंसर आएगा। वैसे ही हमने शायद कल कर लिया था यही वाला, और शायद आंसर इसका 90 शायद कल आया, तो मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी दोबारा देखिए बेटा। नाउ अगर बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें पता हो तो हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा घटिया है। तो बेटा फ्यूल आप समझते ही हो, पेट्रोल हो गया या मीथेन हो गया, ये फ्यूल्स है। अगर मैंने आपको बता दिया कि ये जो मीथेन है इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन सपोज -100 यूनिट्स है, जो भी यूनिट है वो -100 है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन -200 यूनिट्स है। ये दोनों की कंबशन की वैल्यू दे रहे हैं। यूनिट जनरली क्या होती है इनकी? किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल, ऐसे यूनिट। इज इट क्लियर? एक -100 एक -200। ठीक है, बता बेटा, बेटा बताओ -100 -200 कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है? -200। बेटा माइनस का मतलब सिर्फ एक्सोथर्मिक है, एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ हीट निकल रही है, इसमें 200 जूल निकल रही है, इसमें पहला पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड पॉइंट बता बेटा, विच इज बेटर फ्यूल, मीथेन और ब्यूटेन? ब्यूटेन इज बेटर फ्यूल। आप बोलो भैया कौन सा बेटर फ्यूल और क्यों? क्यों? चलिए, पॉइंट आपका अपने हिसाब से आप सही पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ आंसर गलत। एक्चुअली मैंने आपको भी पढ़ाया ही नहीं, इसलिए गलत। पॉइंट क्या है कि फ्यूल कौन सा अच्छा होता है? फ्यूल अच्छा होता है कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं और फिर बताते हैं फ्यूल कौन सा अच्छा है। बता बेटा व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? बोलो। नहीं याद है, नहीं पता है बेटा, बता। अरे कैलोरीफिक वैल्यू इधर बॉयज, बड़ा सरल है, इसलिए मुझे उम्मीद थी आप बता लेंगे। अरे यार हद हो गई। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? इट इज द एनर्जी या हीट evolved when 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कंबस्टेड। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है, अगर आपने जूल या किलो जूल ली है तो वो होती है पर ग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू ग्राम में निकाली जाती है, जबकि कंबशन, हीट ऑफ कंबशन काय में होता है? मोल्स। पॉइंट समझ में आया? तो अगर हम कह रहे हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, तो हमें क्या चीज देखनी है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। अब क्लियर है? अब बच्चों इतना आप समझदार हो कि मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16, यानी 1 मोल में 16 ग्राम होंगे। ये चैप्टर 1 का है कि 1 मोल में कितना वेट होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो 16 ग्राम यानी 1 मोल, और 16 ग्राम जब जलाए जाएंगे तो 100 जूल या किलो जूल एनर्जी निकलेगी। तो 1 ग्राम जब जलाया जाएगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 100/16 यानी 6 पॉइंट समथिंग। ब्यूटेन का मोलर मास 58 है, तो 58 ग्राम से हीट निकल रही है इतनी, निकलने के लिए माइनस साइन, तो 1 ग्राम से हीट कितनी निकलेगी? 200/58, 3 पॉइंट समथिंग।
तो ब्यूटेन से हीट निकल रही है 3 पॉइंट समथिंग, मीथेन से निकल रही है 16 पॉइंट समथिंग। देयरफॉर मीथेन इज बेटर फ्यूल देन ब्यूटेन। तो अगली बार के लिए क्या पॉइंट आ गया कि अगर आपको फ्यूल बताना है अच्छा कौन सा है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिवाइड करिएगा मोलर मास से, इसे मोलर मास से डिवाइड करिए, ये जो आंसर आया वो कहलाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिए। The efficiency of fuels are compared by या compared from efficiency of fuel are compared from their calorific values. Efficiency of fuel are compared from their calorific values. Fuels की efficiency calorific value से compare की जा सकती है। ठीक है, full stop. It is the heat evolved. It is the heat evolved by combustion of 1 gram of fuel. Calorific value क्या है? It is the heat evolved by combustion of 1 gram of fuel. 1 gram fuel से कितनी heat निकलती है वो है. It is the heat evolved by combustion of 1 gram of fuel. 1 ग्राम फ्यूल से कितनी? नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं calorific value is equal to enthalpy of combustion divided by molar mass. इस तरीके से लिखिए calorific value it is equal to enthalpy of combustion upon molar mass. बेटा आप पूरा पूरा वर्ड लिखिएगा, नहीं तो बाद में आप कहीं सीवी आया तो कहीं अपना बायोडाटा लेके आ गए, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए सीवी क्या है? calorific value, और ये किसके इक्वल है? enthalpy of combustion divided by molar mass. तो किसी का अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है तो बता सकते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन यही वाला लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए मीथेन एंड ब्यूटेन हैव -100 and -200 kilojoule per mole. Methane and butane have -100 and -200, minus की वैसे जरूरत नहीं थी, -100 and -200 kilojoule per mole, enthalpy of combustions respectively. Enthalpies of combustion respectively. Enthalpy of combustion respectively. ठीक है बेटा, which is better fuel? Which is better fuel? कर लेंगे, और कर लेंगे, बताओ it is better fuel, और उसका रीजन ये which is better fuel. जैसे अभी करके दिखाया बोर्ड पे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी करें। बोलो बेटा, क्लियर है? मीथेन इज बेटर फ्यूल क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा है। चलिए हेडिंग क्लियर। चलिए बेटा, अब आगे की जितनी भी एंथैल्पीज बोलूंगा ऑलमोस्ट सब आपके डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए, एक एक वर्ड में। जैसे मैंने सपोज ये लिख दिया बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबको समझ में आई? पहली दो डेफिनेशन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगी यार क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था? बनाना था। किसे बनाना था? वन मोल कंपाउंड को। कहां से? अपने एलिमेंट से बनाना था, लेकिन बनाने के लिए था वन मोल। कंबशन क्या था? जलाना था। किसे? एक मोल को जलाना।
व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? एक मोल किसी भी कंपाउंड को अपने एटम्स में अलग अलग कर देना, सारे एटम्स को अलग कर देना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बोलो क्लियर है? कोई एक कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे ये लिखा है C2H6, तो यहाँ हमने कहा कार्बन 2 और 6 हाइड्रोजन सब अलग कर, तो ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो क्या डेफिनेशन आ गई बेटा? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बोलो 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 भैया। It is the energy required, या it is the energy absorbed by one mole of compound converted to constituent atoms. सारे एटम अलग कर देने में जो भी एनर्जी लगेगी, that is enthalpy of एटमाइजेशन। बता बेटा, इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सोच के बोलिए, अगर ये सपोज H2 है और इसे 2H में चेंज कर रहे हैं, तो एक ही बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन अगर ये मीथेन है, तो यहाँ जो आंसर आएगा उसे 4 से डिवाइड करोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी आएगा। आ रहा है समझ? नहीं आया? ये जो मीथेन है इसमें तो 4 बॉन्ड है ना, तो अब 4 बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी सपोज 4 पर लग रही है, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो 100 ही लगी, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अगर एक ही है बॉन्ड तो ठीक है, यही एटमाइजेशन है, यही बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन अगर यहाँ का एटमाइजेशन देखा तो उसकी वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी है। यहाँ भैया यहाँ जो एनर्जी दे रहे हो उससे ये बॉन्ड टूट रहा है और ये सारे बॉन्ड टूट रहे हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि 4 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये एनर्जी कुछ और हो और ये सारी एनर्जी कुछ और हो, तो इसीलिए यहाँ हम डायरेक्ट नहीं कह सकते बॉन्ड एंथैल्पी। अंदाजा लग सकता है लेकिन डायरेक्ट पूरा समझ में आया? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का बेसिकली मतलब है कंपाउंड को सीधा एटम्स में अलग अलग कर देना, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी जाएगी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। फुल क्लियर है? लिख लीजिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड, या इट इज द हीट रिक्वायर्ड, it is the heat required to dissociate one mole of compound. It is the heat required to dissociate one mole of any compound into its constituent atoms. It is the heat required to dissociate one mole of any compound. बेटा एक मोल ले लेंगे, one mole of any compound into its constituent atoms. ठीक है, एक मोल लेंगे, वो अपने एटम्स में हमें चेंज करना होगा। दिस वन इज क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पहला वाला, अब बच्चों को ये भी कह सकता है कि इट इज द हीट एवॉल्व। कैसे? व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। आपके मॉलिक्यूल या नेटिव स्टेट नहीं आएगा, सिर्फ एटम्स। जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, वन मोल बनना चाहिए अपने एटम इन नेटिव स्टेट। यहाँ नेटिव स्टेट नहीं है, यहाँ सब सिर्फ एटम नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम इधर से डेफिनेशन बोल रहे हैं, एक मोल टूटेगा अपने एटम्स। ठीक है, लिख लो जल्दी से। पहला CH को टूटा C+4H में, C2H6 टूट रहा है इसमें, या H2 टूटेगा ट्वाइस H में, एक्सेट्रा। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वन मोल फोकस करना है और वन ब्रेक बन जाएगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई दिक्कत? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन दे दे बेटा। सपोज ये कहा गया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ईथेन, ये दो की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, पहले की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 360, और दूसरे की वैल्यू दे रखी है 620। ये दो वैल्यू गिवन है, व्हाटएवर द यूनिट, किलो जूल पर मोल मान लीजिए ये यूनिट है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है गिव बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ
सी सिंगल बॉन्ड सी। कितना क्वेश्चन है, गिव बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, बताइए। गिव बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड, करिए। वेरी गुड, सही। आंसर इज 80 किलो जूल। क्यों? डन, आगे नहीं आया। देखो बेटा, सिंपल वे, यहाँ पे C और H को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए पता चल सकता है। आपको मालूम है चारों बॉन्ड एक जैसे हैं और चारों बॉन्ड को तोड़ने में 360 एनर्जी लग रही है। तो एक CH बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? 90, दैट इज 360/4। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ये पता है कि यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें 6 CH बॉन्ड है और 1 CC बॉन्ड है। इज इट क्लियर? ये तो पता ही आप, और आपको ये भी पता है इस पूरे को टेस्ट करने में, तोड़ने में 620 जूल एनर्जी लगती है। पूरे को, सारे बॉन्ड को तोड़ने में 620 जूल लगती है। और पिछले क्वेश्चन से हेल्प लेनी है, CH को तोड़ने में 90 जूल ही लगेगी। जब पहले 90 लगी तो अभी 90 लगेगी। तो 6 CH को तोड़ने में 90 × 6 540 लगेगी। 540 को CC बॉन्ड की एनर्जी के साथ जोड़ोगे तो वो पूरा टूट जाएगा। तो 620 में से 540 आप घटा दीजिए, तो वो जो वैल्यू आएगी बॉन्ड में। आया समझ में? अब क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? ठीक है, आपने पहले देख लिया कितने टाइप के बॉन्ड थे। तो यहाँ 6 CH बॉन्ड है, 1 CC बॉन्ड है। CH को तोड़ने के लिए पिछले क्वेश्चन से हेल्प ले लीजिए, 90 जूल लग रहा है। तो 6 CH को तोड़ने के लिए 90 × 6 540 एनर्जी लगेगी और 1 CC को तोड़ने के लिए X लगेगी। तो दोनों का एडिशन 620 के इक्वल लग दीजिए, X की वैल्यू आप बताइए। कोई डाउट किसी को? बेटा बॉन्ड एंथैल्पी समझ में आया? चलिए अगला बेटा, अगला सपोज मैंने कह दिया है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं उनको, जैसे मैंने कह दिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? FUSION। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला फ्यूजन, बताओ, बोलो बेटा, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? थोड़ा और भैया, पिघलने को भी फ्यूजन वर्ड कहते हैं। तो सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करना क्या आएगा? फ्यूजन। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है, तो एक तरीके से दूसरे तरीके में जाना फ्यूजन है। बताओ भैया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन। यहाँ पे कोई एक सॉलिड नहीं है, जैसे सल्फर सॉलिड, बाद में सल्फर लिक्विड में जा रहा है और इसका 1 मोल लिया और इस 1 मोल को यहाँ से यहाँ चेंज करने के जो भी एनर्जी देंगे दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में ही जाएगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, अगर 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में चेंज कर दिया तो जो हीट लगेगी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बताओ, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, सब्लिमेशन, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सारे क्लियर है?
तो आप चाहे तो अलग अलग लिख लीजिए, चाहे डायग्राम बना के लिख लीजिए, लेकिन आपको हमेशा वर्ड याद रहा है, एक मोल इसको इसमें चेंज करने को कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब एक मोल सॉलिड लिक्विड में जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब एक मोल लिक्विड गैस में जाएगा, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाएगा, देन इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डन? डन? अब ऐसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डिसोल्यूशन, बताओ भैया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, DISS, फिर सॉल्यूशन वर्ड लगेगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताओ बेटा। एक मोल कोई भी कंपाउंड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, और अब सपोज कॉपर सल्फेट लिया था सपोज, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट एक्वस, ऐसा लिख लेते। तो अब जो भी हीट एवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई वो इसके लिए कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इज इट क्लियर? यानी ये जो भी चीज दी है वो 1 मोल लेंगे और उस 1 मोल को एक्सेस ऑफ वाटर से एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, रिएक्ट करवा देंगे, और अब वो जिसमें भी चेंज होना होने दो, जो भी हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, या खाली सॉल्यूशन भी कहते हैं। लिख लीजिए, when 1 mole of any compound is dissolved in 1 mole of any compound is dissolved in excess of water, when 1 mole of any compound is dissolved in excess of water, the heat evolved or absorbed, ठीक है। और अगर आप evolved absorbed नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं the heat exchanges, the heat changes when 1 mole of liquid is dissolved, one mole of compound is dissolved in excess of water, the heat exchanges or the heat evolve or absorb is known as, जो भी हीट के चेंज आएंगे बेटा वो क्या कहलाएंगे, हीट evolve or absorb is known as enthalpy of dissolution. फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है कॉपर सल्फेट लिया पानी में घोला और ये कॉपर सल्फेट एक्वस आ गया, तो अब जो हीट निकलेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी जो भी वैल्यू होगी वो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है? ये थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, थोड़ी, ठीक है। देखिए ये लिखा है हमने एसिड और ये है बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। एसिड बेस की रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ये अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, जो पूरी तरीके से आयनाइज होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो अपने आप 100% आयनाइज हो जाए कंस्टिट्यूएंट आयन में बिना एनर्जी लिए, तो ये बिना एनर्जी लिए ऐसे आयनाइज हो जाए। सॉल्ट भी हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इन सब में एस फॉर स्ट्रॉन्ग लिखा है और ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पूरे पूरे अपने आप आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर आयनाइज नहीं होता, वाटर के अंदर जनरली आयन बहुत कम है, नेग्लिजिबल,
जो आयन दोनों तरफ कॉमन है उन्हें हटाएंगे, जो आयन कॉमन है हटाएंगे तो ये बचेगा। और बेसिकली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बच्चों? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब भी 1 मोल वाटर बने, वही 1 मोल पे आ गए, 1 मोल वाटर बने, लेकिन कहां से बने? अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से बने। यहाँ एसिड बेस भी नहीं बोलना, सीधा क्या कह रहे हैं? अपने आयन आयन से बनेगा, एक H आयन है और एक OH आयन। तो when 1 mole of water is formed from its constituent ions, clear? ये भी हमेशा हीट निकलती ही है, तो इसलिए आप बोलेंगे इट इज द हीट evolved। यहाँ पे भी क्या बोला जाएगा? इट इज द हीट evolved, यानी कि हमेशा माइनस में होगा बेटा। इट इज द हीट evolved when 1 mole, it is the heat evolved when 1 mole of water is formed. It is the heat evolved when 1 mole of water is formed from its constituent ions. याद रखना, एटम मत बोल देना, नहीं तो ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज द हीट evolved when 1 mole of water is formed, 1 मोल वाटर आ रहा होगा, when 1 mole of water is formed from its constituent ions. 1 mole of water is formed from its constituent ions. पहले याद रख लीजिए, HCl plus NaOH gives you NaCl plus water. अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो खुद ही आयनाइज हो गया, H आयन, Cl आयन, Na आयन, OH आयन, Na आयन, Cl आयन आयनाइज हो गया। जो आयन दोनों तरफ कॉमन है उन्हें हटा दिया जाता है, ये कॉमन आयंस कहलाते हैं या हटे। तो Cl दोनों तरफ से हट जाएगा, Na दोनों तरफ से हट जाएगा और बचेगा H आयन और OH आयन। तो H आयन और OH आयन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, बेटा आप ये भी समझते हो कि अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, तो ये तो बिना एनर्जी लिए आयनाइज होगा। ठीक है, ये बिना एनर्जी लिए आयनाइज होगा, तो मैक्सिमम H आयन और मैक्सिमम OH आयन आ गए, यानी पूरा 1 मोल H आयन आ गया, 1 मोल OH आयन आ गया, दोनों रिएक्ट किए, 1 मोल वाटर आ गया। आ रहा है समझ? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। बोलो समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्यों कहा? मैक्सिमम क्यों कहा बेटा? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? 1 मोल वाटर बनना अपने आयन से बनना। अगर ये HCl और ये NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये पूरे पूरे आयनाइज हो जाते हैं, तो इन्होंने पूरा पूरा एक H आयन 1 मोल OH आयन दे दिया, तो 1 मोल H आयन 1 मोल OH आयन आ गया, बिना खर्चा किए, बिना एनर्जी दिए आ गया। और जब ये रिएक्ट करेगा तो 1 मोल वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो 1 मोल वाटर भी बन गया हमारे पास। तो हमने ये हीट निकाल के याद कर ली कि कितनी है, नियरली -13.7 या 6 या 7 मानते हैं। ठीक है, तो इतनी हीट होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। कब? जब दोनों क्या हो? स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं मैक्सिमम H आयन से ज्यादा चाहिए नहीं, मैक्सिमम OH आयन वो भी आ गए, दोनों रिएक्ट करके वाटर भी बना दिया 1 मोल पूरा पूरा, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। तो पॉइंट क्या आ गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज, बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी डेल्टा H n इतना लिखा जाएगा, पढ़ेंगे भले इसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, शॉर्ट में डेल्टा H है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 13.6 या 13.7 ही कर दो यार, मिड में है वैल्यू, ज्यादा बेटर है, 13.7 ही लिख लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 13.7 किलो कैलोरी पर। ठीक है, डन। बेटा आप सोचो, इतना जोड़ देके क्यों बताया? पहले ही कह सकते थे ये हाईएस्ट वैल्यू इतनी। मान लो ये एसिड HCN होता, अगर ये HCN होता तो बेटा ये कहलाता वीक एसिड। अगर बेटा ये वीक एसिड है, इसका क्या मतलब? ये अपने आप आयनाइज नहीं, और जब ये अपने आप आयनाइज नहीं हो रहा तो तुम्हें तो H आयन चाहिए ही चाहिए, तभी तुम वाटर बना पाओ। तो तुम्हें इसे आयनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़े।
कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे तब कहीं जाके ये आयनाइज होगा और तब कहीं जाके H आके वाटर बने। मान लो जब तुमने HCl लिया तो जो हीट निकल रही है वो मान लेते थोड़ी देर के लिए 3.7 निकल रही है। जो हीट निकल रही है वो कितनी निकल रही है? 3.7। बेटा निकलनी कितनी चाहिए थी? 13.7। निकल कितनी रही है? 3। कमी कितने की आ गई? 10। ये 10 कहाँ गई? ये 10 हीट कहाँ गई? वेरी गुड, ये 10 हीट यहाँ चली। अरे इसे एनर्जी दोगे तभी तो ये H देगा, तो ये कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तभी H आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक वीक पार्टनर ले लोगे, दोनों वीक है तो बात अलग है, कोई भी एक वीक पार्टनर लोगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगी, और जो भी इसका डिफरेंस आएगा या जो भी यहाँ की कमी आएगी वो कमी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ। आया समझ? देखिए अगला पॉइंट, if any or both acid and base are weak, कोई एक या दोनों, if any or both acid and base are weak, कोई एक या दोनों weak हैं, if any or both acid and base are weak, then the enthalpy of neutralization, if any or both acid and base are weak, then the enthalpy of neutralization will be, enthalpy of neutralization will be, बेटा जो enthalpy of neutralization होगा वो, the enthalpy of neutralization will be less than 13.7, तो इस 13.7 से कम होगी, then the enthalpy of neutralization will be less than 13.7, and the difference is, जो भी इसका डिफरेंस होगा, ये समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है, and the difference is enthalpy of ionization of weak partner, and the difference is enthalpy of ionization of weak partner, जो भी इसका अंतर आएगा वो कहलाएगा enthalpy of ionization of weak partner। बोलो क्लियर है? and the difference is the enthalpy of ionization of weak partner। दोनों वीक है तो दोनों के में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बोलो क्लियर है? बताइए अगर आपको समझ में आया तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। ये मैंने लिया है HCl, ये लिया है NaOH और इनके रिएक्शन से बना दिया है NaCl और वाटर, और बेटा मैं ये कह रहा हूँ इसके मैंने रिएक्ट करा है 0.2 मोल, क्या चलो वैल्यू सीधी ले लेते हैं, हाफ मोल, और इसका रिएक्ट किया 1 मोल, यानी लिमिटिंग रिएक्शन वाला कंसेप्ट हो गया। तो इसका आधा मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल। आपको बताना है ये enthalpy of neutralization for this process, इसकी enthalpy of neutralization बताइए। बताओ बेटा क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास 13.7 ही आएगा, 13.7 से आधा आएगा, 13.7 से कितना आएगा, या हम बता नहीं सकते, डाटा इन सब 13. आधा है, और जो भी 6-7 उससे कम आएगा, क्यों? नेक्स्ट बोलो बेटा। ऑब्वियसली आंसर विल बी 13.7। क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ, नो होता क्या है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? जब 1 मोल वाटर बन जाए तब की तुम बैलेंसिंग, या तुम ये कह रहे हो कि रिएक्शन में तो आधा मोल वाटर बन रहा है तो हीट आएगी उसकी आधी, वो तो उस रिएक्शन की आधी आएगी। बट मैंने तो ये नहीं पूछा ना इस रिएक्शन में कितनी हीट आ रही है, मैं क्या पूछ रहा हूँ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी मैं पूछूंगा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब 1 मोल वाटर बनेगा तो कितनी हीट निकलेगी, तो आप कहोगे आधे मोल में निकल रही है 13.7 का आधा, तो 1 मोल के लिए इससे दुगना निकलेगा। हमने एक स्टैंडर्ड चीज पूछी है कि 1 मोल की हीट कितनी होगी। अगर मैं ये पूछता व्हाट इज द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर मैं कहता भाई अभी कितनी हीट निकलेगी ये बात, तो दो अलग चीजें हैं। एक है स्पेसिफिक वैल्यू, व्हाट इज स्पेसिफिक, कि अगर हम पूछ रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ, तो इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं 1 मोल वाटर जब बनेगा उसकी वैल्यू बताओ।
जब हम कहेंगे कि हाँ भाई इस रिएक्शन में कितनी हीट निकल रही है ये बताओ, तो ये स्पेसिफिक वो वाला नहीं है कि 1 मोल वाटर ही बनेगा, ये है कि अभी के रिएक्शन में कितनी हीट निकल रही है। तो दो अलग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड। इज इट क्लियर? तो आप जो आंसर बता रहे थे वो कह रहे थे कि जो हम कंडीशंस दे रहे हैं उसमें हीट कितनी निकलेगी, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी 1 मोल वाटर ही बना। बोलो क्लियर है? चलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ के आइए, कल आइए।